हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आखिरी 10 दिनों में प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल के विषयों में से आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिससे आप इस परीक्षा में आखिरी 10 दिनों में 110 अंक आसानी से स्कोर कर पाएं। यानी इस वीडियो में हम यूपीटेट प्राइमरी लेवल की जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, आपको किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, अब इसी की बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। तो यूपीटेट प्राथमिक स्तर के लिए आपके पास 5 विषय होंगे जिसमें सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास के 30 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें जो अगला विषय है वो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, भी आपसे 30 अंक का ही पूछा जाएगा। भाषा में आपको हिंदी के 30 अंक के प्रश्न हैं, अंग्रेजी भाषा या आपने संस्कृत चुना हो तो उसके भी आपके लिए 30 अंक हैं, और इसमें गणित यानी मैथ्स के भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक विषय को लेंगे और उन विषयों में कौन से टॉपिक्स अब आखिरी 10 दिन में आपको तैयार करने हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम जो विषय डिस्कस करेंगे वो है आपका पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, और इसके नोट्स आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। बहुत ध्यान से समझिए आप। सबसे पहली बात और बहुत ज़रूरी है, आप चाहें यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हो प्राथमिक स्तर की या सी टेट की परीक्षा, तो सबसे पहले कोई भी परीक्षा जब हम देते हैं तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हम यूपी टेट की बात कर रहे हैं। यूपी टेट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जब देखते हैं तो उसमें पर्यावरण के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो ये टॉपिक्स आपके सामने हैं, जिसमें आसानी से पूछ लेता है वो पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण ये तो नहीं पूछेगा पर्यावरण क्या होता है, लेकिन पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की तुलना करवा के क्वेश्चन को पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है। पारितंत्र पर, इकोसिस्टम पर क्वेश्चन पूछता है, पारिस्थितिकी पर क्वेश्चन पूछता है। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, इकोलॉजी टर्म को किसने दिया, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पारितंत्र है पृथ्वी पर, ऐसे प्रश्न पूछता है इन्हीं में से। ईवीएस को मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाया, चैनल पर एक वीडियो है जो मास्टर वीडियो है ईवीएस का, आप उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। एक बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये उसी वीडियो से ईवीएस। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स पूछ लेता है कि बताइए आपको गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। कोई भी नेशनल पार्क दे देगा, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। किसी वन्य जीव अभ्यारण्य का आपको पूछ लेगा कहाँ पर स्थित है। और सबसे अगला जो इम्पॉर्टेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बेहद आसान हैं ये, ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ आपको, इसकी फिक्र करने की आप ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स से ही पढ़ डालेंगे तो मिल जाएगा प्रश्न यहाँ से आपको। वायुमंडल की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो लेयर्स हैं, परतें हैं वायुमंडल की, उन पर प्रश्न पूछता है आपसे। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा ओजोन लेयर के बारे में बात करता है वो, ठीक है, ओजोन से होने वाले नुकसान और ओजोन से होने वाले फायदे, ओजोन कहाँ पर स्थित है, गैसों का संगठन किस तरह से है और कैसा है हमारे वायुमंडल में। पोल्यूशन पर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, प्रदूषण आपको करवाया गया है। जैव विविधता पर क्वेश्चन बनता है आपसे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि कुल संसार में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, भारत में कुल कितने हैं, रामसर साइट्स कितनी हैं भारत में, ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, फूड चेन या फूड वेब पर प्रश्न बहुत इजीली पूछता है आपसे, ठीक है, एक ना एक प्रश्न यहाँ से आपको मिलता ही है डेफिनेटली। भारत में कितने प्रकार के जंगल या वन पाए जाते हैं, वनों पर आधारित एक प्रश्न आपको मिलता है। भारत की मिट्टी, ये सब पर्यावरण से जुड़े हुए ही फैक्ट हैं, ये टॉपिक हैं सारे। मिट्टी पर प्रश्न पूछता है, ठीक है, ऐसे पूछेगा कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, इसके अलावा इसके साथ में ही ऐड कर सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण से संबंधित जो संस्थाएं कार्य करती हैं हमारे देश में भी और इंटरनेशनल लेवल दोनों स्तर पर, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण के क्षेत्र में देखरेख में संस्थाएं कार्य करती हैं वो, जैसे IUCN मान लीजिए आप,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि विश्व में व्याप्त पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं उनके विलुप्त होने का डेटा कलेक्ट करती है, मतलब वो कितने खतरे में है, कि कौन विलुप्त हो चुके हैं, कौन विलुप्त होने की कगार पर हैं, इस तरह का डेटा तैयार करती है IUCN। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्था है। सब डिटेल में मैंने पढ़ाया, आपको इस PDF में मिल जाएगा सारा। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है, इसको करंट आप लेटेस्ट पढ़ेंगे, ये मैंने आपको डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने हिस्से पर जंगल होने आवश्यक है। महत्वपूर्ण दिवस में आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट डेज में आपको कौन से चुनेंगे, आप वो चुनेंगे जो पर्यावरण से संबंधित है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इस तरह से। विश्व गौरैया दिवस आपसे पूछ सकता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। विश्व जल दिवस आपसे पूछ सकता है, पृथ्वी दिवस। ओजोन दिवस, तो यहाँ पर जो दिवस आपको फोकस करने, एक तो महिला पर्यावरण वाले सबसे पहले करने हैं, पर्यावरण से संबंधित वाले दिवस। उसके अलावा महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जो दिवस हैं वो भी इसी में ऐड कर लेना। ह्यूमन डिजीज़, मानव, थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी का सेक्शन भी पूछ लेता है। उसमें जो सिलेबस देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको एक टॉपिक, भोजन यानी फूड के बारे में बात की गई है। फूड में जैसे हमने आपको पढ़ाया, जैसे फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, दिन भर में हमारे शरीर को कितनी मात्रा आवश्यक होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की भोजन में उपलब्ध जो होते हैं, ठीक है, उसमें से मिल जाएगा। इसी के साथ अटैच किया जाता है इस टॉपिक को, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़ को। कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, या किसी भी बीमारी का वाहक कौन है, वो बीमारी किसी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, कोई बीमारी किसी वायरस के, इस तरह से प्रश्न इनमें आपसे पूछता है। देखो, नदियों के बारे में प्रश्न पूछता है। नदियाँ हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। पर्यावरण में क्या है, एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस, जो सारी चीज़ें जो हमें घेरती हैं वो सब पर्यावरण है, तो ये सब पर्यावरण के ही घटक हैं, ठीक है। नदियाँ यानी रिवर्स पर प्रश्न बनेगा, आप ध्यान रखिएगा, रिवर्स पर जो प्रश्न बनेगा वो गंगा नदी पर बहुत अच्छे प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं इसमें, गंगा रिवर को आपको ध्यान से पढ़ना है। ब्रह्मांड पर भी इसमें प्रश्न पूछा हुआ है, सौरमंडल पे, हमारे सोलर सिस्टम पर। दर्रे पासिस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, झील, दर्रे, पासिस, ब्रह्मांड, ये आपको करने हैं। और ये जो अगर हम बात करें महाद्वीप की, महाद्वीप पर भी प्रश्न पूछा जाता है इसमें, और ज्वालामुखियों पर, प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं वो आपको देखने होंगे एक बार। भारत में कृषि और जो क्रांतियाँ हुई हैं, भारत में कृषि से संबंधित जो क्रांतियाँ हुई हैं, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है, गेहूँ उत्पादन में, इस तरह से, जो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन है, इस तरह से श्वेत क्रांति है। पर्यावरण से संबंधित जो कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, 4 से 5 कानून तो आपको याद रखने होंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, सब आपको पढ़ाया, जितनी बातें मैंने आपको की हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास कौन कौन से हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, CNG हैं, ये सब इसी में शामिल है। आज जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब चेक करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स पर प्रश्न आपको मिल जाएंगे आसानी से। अब इसमें एक टॉपिक और ऐड किया जाता है संविधान का, याद रखिएगा, UPTT में EVS में जो है आपको संविधान भी ऐड किया जाता है। तो इसमें जो फोकस किया जाता है वो पंचायती राज व्यवस्था पर फोकस किया जाता है, पंचायती राज व्यवस्था। और हमारा जो संविधान है उसकी जो फीचर्स हैं, हमारा जो संविधान है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, और पंचायती राज व्यवस्था पर। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। भाग 5 में जो संघ है, संघ, और भाग 6 में जो राज्य है, इन पर प्रश्न पूछे हुए। गवर्नर से प्रश्न पूछता है इसमें, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, इनमें से पूछ लेता है आराम से। तो पॉलिटी के ये सेक्शन आपको ज़रूर देख लेने हैं। पॉलिटी का भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, ये टेलीग्राम में इसको अपलोड कर देंगे। आज टेलीग्राम में आपको EVS का और पॉलिटी दोनों का ही अपलोड कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। तो EVS तो आप मेरे नोट्स से कर सकते हैं, EVS के, ठीक है, और संविधान के, ठीक। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। UPTT के पेपर में अगर शिक्षण विधियों की बात करोगे आप, पर्यावरण को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, पेडागॉजी जो इसकी है वो बहुत कम पूछी जाती हैं। 1 से 2 प्रश्न पहले आते थे, 2 से 3 कभी हो जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए हैं एक तरीके से UPTET की परीक्षा में पेडागॉजी की क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी आप 2 से 3 क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं चाहें तो। और ये EVS में आप पूरे के पूरा स्कोर कर सकते हैं, जितने टॉपिक्स यहाँ बताए हुए हैं इन्हीं में से प्रश्न आपको मिलेगा, और ये मैं आपको करवा भी चुका हूँ, ठीक है। ये सेक्शन कंप्लीट। चलिए मैथ्स में देख लेते हैं। गणित में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे अभी 10 दिन के अंदर अंदर, जिससे अच्छे स्कोर आप कर सकेंगे। मैथ्स में डर तो लगता होगा सभी को, लेकिन पढ़ना है, ये इस पेपर का हिस्सा है अहम।
तो इसमें आप याद रखिएगा जो संख्या पद्धति है, बेहद आसान टॉपिक है ये। संख्या पद्धति में कई सारे चैप्टर शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपको संख्या पद्धति पर ही दे देता है। सबसे बड़ा चैप्टर है, सब बड़ा मतलब ये सबसे स्कोरिंग है इसमें, ठीक है, मैथ्स वाले सेक्शन में। इसमें डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन पूछ लेता है, घातांक करणी पर प्रश्न पूछता है इसके अंदर, संख्याओं का जो वर्गीकरण जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इस तरह से ऐसे भी प्रश्न फ्रेम कर लेता है इसमें। यूनिटरी मेथड एक एक नियम पर प्रश्न पूछ लेता है। तो ये इसमें कहाँ पे आ जाएंगे, संख्या पद्धति में आ जाएंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा फोकस में करना है कि एक तो ये करना है संख्या पद्धति, और जो प्रतिशत वाला चैप्टर है, ठीक है, परसेंटेज वाले चैप्टर के 4 से 5 प्रश्न आते हैं, और इसी के एप्लीकेशन आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही लगता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एक बार वाला क्वेश्चन आता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके लिए, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, वो भी आप इसी की हेल्प से कर पाते हो। तो प्रतिशत और ये संख्या पद्धति इतना भी करोगे आप तो ये कम से कम 15 नंबर तक ये आराम से पहुंच जाता है, ठीक। इसमें आपको लाभ हानि का एक क्वेश्चन तो ज़रूरी मिलता है, लाभ हानि का। और मेंसुरेशन, देखो ये संख्या पद्धति अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखे होंगे, उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। संख्या पद्धति मैंने आपको पढ़ाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अभी लेटेस्ट सर ने पढ़ाया है आपको चैनल पर, संदीप सर ने, और लाभ हानि भी सर ने पढ़ाया है। मेंसुरेशन ये बहुत सिंपल है, ये मैं करवा चुका हूँ और सर ने भी इसको करवाया है। तो 3 से 4 प्रश्न आपको मेंसुरेशन के मिलते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए आते हैं 2D फिगर्स के। ज्योमेट्री में आपको 3 से 4 मिलेंगे, ज्योमेट्री जिसको टफ टी बहुत टफ नहीं आती, इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के इसमें, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। वीडियोस से भी अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत आइडिया लग जाएगा आपको क्वेश्चन करने का, वहाँ पर बहुत इजीली आंसर तक पहुँच सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपको 2 प्रश्न मिलते हैं इसमें, एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता है इसमें, और इसमें टाइम और वर्क का एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक, या स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको उसमें। एक क्वेश्चन एवरेज पर भी पूछता है, ठीक है। तो ये आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं, अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं। देखो ये एलसीएम को मैंने अलग से सेपरेटली लिख दिया है, लेकिन ये फिर भी संख्या पद्धति के हिस्से में ही या इसमें ही शामिल कर लिए जाते हैं। आप जो है अगर एक टॉपिक करते हो तो एक से आपके कई सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको जो एचसीएम एलसीएम आ गया है तो आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है। इसी से कनेक्टेड एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करते हैं टाइम वर्क को। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस गुणा भाग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है उसमें। ऊपर नीचे कुछ टर्म्स दिए होंगे, आपको उनको कैलकुलेट करना है, बस हो जाता है इसमें। तो इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसमें गणित की शिक्षण विधियों के 2 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं, अब जो है जैसे ये तो हैं ही, इसके अलावा हम जो है यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, साल 2014 से लेकर के साल 2020 तक के पुराने पेपर्स को आप सबको पढ़ डालेंगे, ठीक, सारे क्वेश्चंस को। और मैं जो हूँ आपको कल से हमारे जो है मॉडल पेपर शुरू हो रहे हैं, जी हाँ, कल से हम जो है मॉडल पेपर की शुरुआत कर रहे हैं चैनल पर। तो 150 क्वेश्चन के लिए इन मॉडल पेपर्स को आपको कराएंगे, यानी इसमें 4 से 5 सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, लगभग 4 सेक्शन तो डिस्कस करेंगे ही उस पेपर में, जिससे आप आसानी से इस परीक्षा में जो है अच्छी प्रैक्टिस पहले ही कर पाएँ 10 दिन के अंदर। चलो हिंदी वाले सेक्शन पे आते हैं हम लोग। हिंदी में सबसे पहले जो सबसे बड़ा इसका जो इम्पॉर्टेंट भाग माना जाता है वो हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर है। इसमें जो हिंदी है, हिंदी भाषा के विकास या हिंदी भाषा के इतिहास पर प्रश्न पूछ लेता है। तो उसमें जो जो प्रमुख कवि हुए हैं, ठीक है, जो लेखक हुए हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, हिंदी भाषा से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी रचनाओं पर, उन कवियों की रचनाओं पर और इस भाषा से, हिंदी भाषा से संबंधित जो पुरस्कार हैं उन पर आधारित प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक है। और ये प्रश्न कितने होते हैं, लगभग ये 5 से 6 प्रश्न इसी पर आधारित होंगे आपके हिंदी साहित्य पे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो अगला सेक्शन है हिंदी साहित्य का, ये अपना अलग सेक्शन हो गया, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे अगला रस। भाई रस पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, फिक्स है। रस और अलंकार के मिलाकर के आपको 2 से 3 प्रश्न आते हैं। रस और अलंकार के आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। और तत्सम तद्भव का क्वेश्चन भी बिल्कुल फिक्स होता है, ये बिल्कुल पूछा ही जाता है। 2 से 3 प्रश्न आपको ये भी देखने को मिलते हैं। और ऐसा सेक्शन जो हिंदी में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए कौन कौन से, जैसे विलोम शब्द हैं, ठीक है, जैसे विलोम आते हैं, ठीक, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जाहिर है आपको ये पहले पता होंगे, आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ने बैठेंगे। अभी पढ़ने बैठेंगे तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। पर्यायवाची हैं, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 से 3 मिलेंगे। तो ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये बहुत फ्री के मार्क्स होते हैं एकदम।
इनको आप जो है एक बुक आती है आदित्य करके, आदित्य पब्लिकेशन की, शायद वो हिंदी की बुक आती है, उससे भी आप करेंगे तो हिंदी में 30 में से 30 स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे इसमें यूपीटीईटी में। संधि पर प्रश्न बनता ही है आपका, संधि और समास पर प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। इसके अलावा भाषा शिक्षण के भी 5 से 6 प्रश्न आप मान सकते हैं। एक आपको गद्यांश मिल जाएगा हिंदी में, तो इसमें 3 से 4 प्रश्न आप इसको भी, इसकी पहली तैयारी आप नहीं करेंगे, मतलब इसको तो डायरेक्टली वहाँ जो गद्यांश मिलेगा उसको पढ़ करके भी आंसर कर सकते हैं आप। अभी जो फोकस करना है वो इन सेक्शन पर ज़्यादा करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठाओगे और इनकी एक बार बुक से भी आप, जैसे भी आप जिस सोर्स से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से इन टॉपिक्स को ज़्यादा आप फोकस कर लोगे, आसानी से इसमें अच्छे मार्क्स ले आओगे। इस सेक्शन में हिंदी वाले में 25 से तो ज़्यादा ही, 25 तो आराम से स्कोर कर ले जाओगे। अब बात कर रहे थे बाल विकास की सीडीपी की। सीडीपी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला ही अगर हम देखें तो इसमें वृद्धि और विकास में डिफरेंसेस आप जानते हैं, ठीक है। इसमें पूछ लेता है विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी इसकी की जाती है, तो दोनों में से एक प्रश्न इस पर पूछ लेता है। तो इसमें जो विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है एक बच्चे की, ठीक है, जन्म से लेकर के, तो ये सारी अवस्थाएं जो होती हैं उन पर प्रश्न पूछ लेता है, ठीक। एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। विकास से संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, थ्योरी दी गई हैं, कॉन्सेप्ट इनकी जो है विकास से संबंधित, जैसे वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं, कोलवर के हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत है, स्किनर का, पावलोव का, फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। तो ये एटलीस्ट इतने मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं इतने तो आपको पढ़ लेने हैं। और जो पूरा पेपर आप देखोगे इसका सीडीपी का जो सेक्शन है वो इनके इर्द गिर्द, इनकी थ्योरी, इनके सिद्धांत के इर्द गिर्द ही घूमता है पूरा। अधिगम पढ़ोगे आप, लर्निंग में थॉर्नडाइक के नियम पढ़ोगे, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। बुद्धि पढ़ोगे आप, और बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं वो थोड़ा, इसमें आप पर्सनालिटी को भी पढ़ना होगा, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से तो मार्क कर लीजिए राइट टू एजुकेशन और एनसीएफ, ठीक, इनसे तो क्वेश्चन फिक्स हैं आपके। तो अभी सारे टॉपिक्स को हमने नहीं लिखा या नहीं बताया आपको, हमने सिर्फ वही टॉपिक्स बताए जिनको अंतिम समय में आपको अब तैयार करना है बहुत रैपिडली। इनको आप बहुत तेज़ी से तैयार कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सीडीपी के देख लेंगे, ये पूरा मॉडल पेपर, तो बहुत आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी टेट में, ठीक है। तो यूपी टेट का मॉडल पेपर हम जो है आपको कराएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जो है खुद से भी कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में आपको इन 5 सेक्शन में से उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना होगा जिस पर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस है जिस विषय पर आपको, मान लीजिए आपको सीडीपी बहुत अच्छे से तैयार है तो पहले सीडीपी ही अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद उससे कम जो विषय आता होगा उसको अटेम्प्ट करिएगा। साथ ही अब हमारे जो यूपी टेट के लिए मॉडल पेपर हैं वो हम पूरा सॉल्व कराएंगे इसको, तो आप जो है उनको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखो हमने क्या सोचा है अभी, जैसे सीडीपी का सेक्शन आएगा उसमें 4, एटलीस्ट मेरा जो मन है वो 4 सेक्शन लेने का है, ठीक है। 4 सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाएंगे आपको, ताकि उससे कनेक्टेड 2 से 3 प्रश्न भी आपके सही हो सके, ठीक है। आखिरी दिन में आप यही कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आपके पास बुक्स वगैरह होंगे, अभी जो भी रेफरेंस आप ले रहे हैं इसकी तैयारी के लिए उनको पढ़िए और इन मॉडल पेपर को लगाते रहिए जो हम आपको अब कराएंगे। कल से शुरू हो जाएंगे हमारे मॉडल पेपर। अगर आप कहेंगे तो मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर हम आपको अलग से करवा देंगे, ठीक है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कल हमारा पहला मॉडल पेपर आएगा। चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।